बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कि मोटर व्हीकल की रजिस्टर्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है हम लोगों को। 2.5 मिलियन दी हुई है। कि इसमें यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे। और नॉट पेइंग फॉर हायर, तो इसमें हम लोग इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। इनिशियल अलाउंस किसमें मिलेगा, सिर्फ हमें पेइंग फॉर हायर वाली व्हीकल पे। उसके बाद 42, डेज ऑफ डिस्कार्ड एसेट एट द डेट व्हेन इट इज डिस्कार्डेड is treated as a disposal consideration of the discarded asset. Cost, WDV, fair market value या accumulated depreciation। तो जब भी एसेट क्या हो रहा होगा, डिस्कार्ड हो रहा होगा, एट द डेट ऑफ डिस्कार्ड द डिस्कार्ड इज ट्रीटेड एज a disposal consideration, तो क्या होगा इसका फेयर मार्केट वैल्यू। देन उसके बाद where when an asset is acquired with a loan in foreign currency and the exchange rate fluctuates before any payment, then the difference on account of foreign currency fluctuate should be dash for depreciation purpose. Ignored, taken into account, exempt या none of these। तो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए जो अमाउंट में वैल्यू हम लोगों ने लेट से बात करते हैं। अगर मैंने एक एसेट परचेज किया था $10 का, और आज उसकी वैल्यू चल रही थी लेट से कोई ₹100 की, तो मैंने एसेट कितने का रिकॉर्ड किया होगा, 1000 से। तो मैंने एंट्री बनाई होगी, मैंने पीपी को डेबिट किया होगा, और लोन पेबल जो हमारे पास पेबल कर रहा हूँ मैं इसको, तो पेबल क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया हो कितने से, ये 1000 के अमाउंट से, 1000 के अमाउंट से। जब पेमेंट की बात आएगी, या डेप्रिशिएट की बात आएगी, तो डेप्रिशिएट करते हो तो मैं डेप्रिशिएट तो इसी पे करूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ 10,000, वो 1,000 के ऊपर डेप्रिशिएट करूंगा, तो मीन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोन रीपे करेंगे, लोन रीपेमेंट पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किसका, एक्सचेंज रेट का फर्क किस पे पड़ेगा, पेमेंट के ऊपर। लेकिन पीवी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सचेंज रेट का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। 43 का ए। फिर 44 का, व्हेन द एसेट इज होली यूज्ड इन द करंट टैक्स ईयर एंड सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, देन डैश शैल बी चार्ज। व्हेन द एसेट इज होली when the asset is wholly used in the tax year and sold at the end of the year, then the dash shall be charged। 44 का सी, 44 में सी है ही नहीं, मीन्स आप डी बोल रहे हो। तो जिस साल में क्या कर रहे हो, आप एसेट को बेच रहे हो, जब आप एक्वायर करते हो तो फुल ईयर क्या करोगे, चार्ज करोगे। लेकिन जब आप क्या करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, तो नो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ठीक है, तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। 44 का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द बिल्डिंग इज 10% ऑफ द डेज कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी या कॉस्ट ऑफ लैंड। तो 45 किसकी होगी, कॉस्ट का रेट लगाना है हम लोगों को, डब्ल्यूडीवी का, सॉरी 45 का क्या होना चाहिए, डब्ल्यूडीवी। अगर पहला साल होगा तो कॉस्ट, सेकंड ईयर होगा तो डब्ल्यूडीवी पे रेट लग रहा होगा, तो हम डब्ल्यूडीवी बोलेंगे इनको। The rate of depreciation of a ramp building to provide access to the person with the disability not exceeding 2.5 million each is %. अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा तो उसको कितने परसेंट पे हम क्या देंगे, टैक्सेशन देंगे, 100% पे। तो रैम का कितना था हमारे पास, 250 मिलियन से अगर एक्सीड नहीं कर रहा तो 100%। हम लोग डेप्रिशिएट कर देंगे, जिस साल में आया उस साल क्या कर देंगे, पूरा पूरा डेप्रिशिएट कर देंगे। The normal useful life of an intangible asset is restricted up to day share. A normal useful life of an intangible is restricted up to day shares from the date of purchase, where the life in intangible is either more than 10 years or not determined। क्या होनी चाहिए, 47 का बी, ए बी, 10 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल या 2 साल।
restricted up to 47. ठीक है ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि यार अगर नॉर्मल यूजफुल लाइफ एंड टेंजिबल एसेट की रिस्ट्रिक्ट अप टू कितने साल तक होनी चाहिए रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, वेयर द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज आइदर मोर देन 10 years और नॉट डिटरमाइंड। अगर 10 साल से ऊपर है, डिटरमाइंड नहीं हो रही हो, तो कौन सी लेंगे? तो इसका सेक्शन कौन सा था हमारे पास? सेक्शन था हमारे पास सेक्शन 25 में, सही है। ट्वेंटी फोर इंटेंजिबल का सेक्शन है हमारे पास, 24 इंटेंजिबल का सेक्शन। An intangible that does not have an ascertainable useful life shall be treated as if it had a normal useful life of 25 years. ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है कि अगर देखो यूजफुल लाइफ अगर लेट्स से इंटेंजिबल एसेट की रिस्ट्रिक्टेड हो कितने सालों तक, डेट ऑफ परचेज, where the life of intangible is either more than 10 years or not determined, जब तो कितना साल रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए? तो 25 years तक। ये बात यहाँ भी लिखी हुई है 25 years वाली बात, कि जब आपका सर्टेन टेनेबल नहीं हो तो कितने टाइम तक आप क्या करोगे, कमोटाइज करोगे? 25 साल तक करोगे। लेकिन इसका आंसर जो है, इसका आंसर आ रहा है बी, तो 10 years तो नहीं होगा, 25 years। Then, while considering non-arm's length transaction, it is dash considered as concession received. WDV, fair market value, cost, या all of these? तो ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि नॉन आर्म लेंथ कंडीशन ट्रांजेक्शन होगी तो कौन सा लेंगे हम लोग? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड में। फिर वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज अगेंस्ट एसेट सोल्ड इन बल्क, व्हेन कंसिडरेशन इज अगेंस्ट when the consideration received is against assets sold in bulk, it would be apportion apportionate on the basis of dash of respective asset, WDV, fair market value, and the date of disposal, cost, या all of these? So the condition received, when the consideration received is is against asset sold in bulk, it would be apportioned on the basis of dash of the fair market value at a date of disposal। किस बेसिस पे करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू पर करेंगे। देन 50, एसेट को बल्क में बेच दो, फेयर मार्केट वैल्यू पे करेंगे। ठीक है। 50 का क्या है हमारे पास? डैश 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 एक्विजिशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्पोजल, या नॉन ऑफ दीज of the asset include transfer of an asset between the spouse under an agreement to live apart। अगर आप किसी एसेट को क्या कर रहे हो, स्पाउस को दे रहे हो लीव अपार्ट में, डिवोर्स होने की सूरत में, तो क्या होगा आपने का? एसेट एक्विजिशन के टाइम पे लोगे, डिस्पोजल मांगोगे, डिस्ट्रक्शन मांगोगे, नॉन ऑफ दीज मांगोगे। तो 50 का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, डिस्पोजल है हमारे पास से। टैक्स डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज डेश डेप्रिसिएशन, स्टैट्यूटरी, अकाउंटिंग, एक्चुअल, या ऑल ऑफ दीज? तो स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग नहीं होती, एक्चुअल भी नहीं है, तो नन ऑफ दी ऑल ऑफ दीज वाला पॉइंट होगा ही नहीं। तो क्या है हमारे पास? सी, ए।
फिर उसके बाद where the expenditure is incurred in acquiring a depreciable asset or the intangible with a useful life more than 1 year or its commencement expenditure, the person must depreciate amortize the expenditure in accordance with 22, 23, 24. तो डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है मेरे पास? 23 है, 22 है, 24 जो है मेरे पास अमोर्टाइजेशन का है और 23 आई थिंक तो इसका है प्री कमर्शियल एक्सपेंडिचर का। Let me check. 22 डेप्रिसिएशन का है, 24 इंटेंजिबल का, 25 किसका है हमारे पास? प्री कमर्शियल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ 23 नहीं है हमारे पास, 25 है। तो दो सेक्शन तो आ रहे हैं लेकिन गलती से 23 और 25 कर देते तो क्या होगा हमारे पास आंसर? ऑल ऑफ दीज। 24 इंटेंजिबल का है, 24 इंटेंजिबल का है हमारे पास, 25 किसका है? प्री कमर्शियल एक्सपेंडिचर का, और 23 किसका है मेरे पास? इंटेंजिबल का। फिर उसके बाद डिडक्शन नॉट अलाउड। Okay, deduction not allowed it except as otherwise provided in ordinance. No deduction shall be allowed it in computing the income of a person under the head income from business for days. ऑल ऑफ दीज है ये तो, All of these is 53 का। क्योंकि इतना बड़ी स्टेटमेंट और इतनी बड़ी लाइनें हैं तो ऑल ऑफ दीज है। बाकी देखो पढ़ लेते हैं फिर भी। डिडक्शन बना देते हैं। हाँ, ये एनी सीज वाली बात थी। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट अंडर वो इसमें सही है, ये वाली पॉइंट भी था। एनी सैलरी रेंट ब्रोकरेज वगैरह भी क्या है डिडक्ट करना अलाउ है हमें। सो ऑल ऑफ दीज। फिर एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल अंडर द सिंगल अकाउंट हेड विच इन एग्रीगेट एक्सेस डैश रुपीज मेड अदर देन बाय द क्रॉस चेक और बाकी चीजें वगैरह वगैरह। तो कितना सिंगल अकाउंट को कितना माइनस करना अलाउ था हमारे पास? 50,000 रुपये। वैसे 50,000 हाँ कैश में दे सकते हैं वो, बाकी क्रॉस चेक वगैरह। फिर उसके बाद द डेप्रिसिएशन deduction for a tax year shall be computed while I think so while applying the rate specified in the dash against the written down value of the asset। कहाँ लिखा हुआ है रेट हमारे पास डेप्रिसिएशन के रेट वगैरह? थर्ड में लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हमारे पास पार्ट ए 1 में है आई थिंक। हाँ, सेकंड में अमोर्टाइजेशन का है। फिर भी चेक कर लो, मुझे सी लग रहा है पार्ट 1 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। चेक कर लो फिर भी। पार्ट 1 थर्ड शेड्यूल बिल्कुल। पार्ट 2 के अंदर उसने मुझे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बताई है कि कितना रिस्ट्रिक्शंस है कितना नहीं है। तो थर्ड शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर मुझे कहता है रेट्स बताए हुए हैं कि कितना कितना रेट है। फिर उसके बाद लिखा है 56 का वेयर a asset depreciable where a depreciable asset is used in a year partly in driving income from business chargeable to tax and partly for and the use the deduction allowed it for the tax year be restricted to the fair proportional part of the amount that would be allowed it if the rest dash used to the income from business chargeable to tax partly partially proportionally या wholly। where the depreciable asset is used in a tax year, ठीक है, partly in revenue income from business chargeable to tax and partly for other use, ठीक है। The deduction for allowed it for tax year shall be restricted to the fair proportional part of the amount that would be allowed it if the asset is अगर वो asset क्या कर रहा हो
होली तो नहीं। बिजनेस में होली, ठीक है। 56 का होली, ठीक है। 56 का क्या है नंबर डी, सही है। फिर उसके बाद द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ अ पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर shall be where the asset was acquired in the tax year. The cost of the asset of the person has reduced any initial allowance in respect of the asset under 23, 22, 21, 20, एक मिनट, 21 में तो अलाउड है, 22, 23, 23 है। 23 initial allowance वाला। हाँ हाँ, क्योंकि 20 है अलाउड, जिस पे अलाउड है डिडक्शन, 21 है जिस पे अलाउड नहीं है, 22 है डिप्रिसिएशन, 23 है इनिशियल अलाउंसेस ओ इनिशियल वो allowances। फिर the total deduction allowed to a person during the period of ownership of a depreciable asset under this section and the section 23 shall not exceed the dash of the pay the asset salary. The total deduction allowed to a person during the tax period of ownership of a depreciable asset under the section and section 23 shall not exceed the cost of pay the कॉस्ट salary in the ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, पे और सैलरी तो नहीं, एसेट। cost of the asset, ठीक है। उसके बाद 59, तो the depreciation deduction allowed it to a leasing company or the investment bank amortization, सही है। मतलब depreciation अलाउ है किसको, इन्वेस्टमेंट लीजिंग कंपनी को, इन्वेस्टमेंट बैंक को, मुडारबा को, शेड्यूल बैंक को, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट ओन्ड बाय द लीजिंग कंपनी, ठीक है, और इन इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर पूछा क्या है, तो और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड द लीज टू अनदर पर्सन शैल बी, कॉस्ट ऑफ एसेट, अच्छा। कॉस्ट ऑफ एसेट। बाकी अदर पर्सन क्या कर सकता है खाली भाई, वो बोल रहा है कि देखो डिडक्शन अलाउ करना, डेप्रिसिएशन कौन अलाउ कर, वो माइनस कौन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह जिसने लीजिंग कंपनी, ये सब चीजें कर सकती है। इनका क्या हो, जो ये लोग क्या हो, लेसर हो, ठीक है, लेसर हो मतलब। तो माइनस करना किसको अलाउ है, वो। और दूसरे बंदे के लिए देखो, अगर लेट से लीज पे अगर कोई एसेट दे रहा है, अगर कोई लीज पे एसेट दे रहा है, तो एक बंदा लेसर होगा, देने वाला, एक ही लेने वाला। हाँ, लीज रेंटल, बोला यहाँ पे जैसे लीज रेंटल्स तो बताया। बाकी बंदा क्या करेंगे, बाकी बंदे को माइनस करना क्या चीज अलाउ होगी, लीज रेंटल, हाँ, ठीक है। तो अगर एक बंदा लेसर जो है वो माइनस कर सकता है डेप्रिसिएशन, लेसर कोई भी हो सकता है, लीजिंग कंपनी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो दूसरा बंदा क्या करेगा, मीन दूसरे बंदे से मुराद अगर एसेट लेने वाले की बात हो रही है, देने वाले की बात हुई थी, तो दूसरा बंदा कौन होगा, लेने वाला। तो लेने वाला बंदा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लीज रेंटल माइनस करेगा। और लीज रेंटल में क्या क्या चीजें होती हैं, दोबारा से, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, इसमें इंटरेस्ट भी होता है। फिर उसके बाद डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल डेश, क्या बोल रहे हो, 60 का ए देख लेते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल डेश अदर देन द unimproved land or structural improvement to the immovable property owned by a person. Depreciation should mean the any tangible movable property, immovable property, both A and B या D, none of these। रिया साहब बोल रहे हैं इसका 60 का ए होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी होगा ये होगा, सब मूवेबल बोल रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद any plant or machinery in relation to which a deduction has been allowed it under the another section of this ordinance for the cost of the asset is tax year in which the asset is acquired, entire, half, one fourth, या non,
क्या होना चाहिए इसका? इंटायर क्या होगा इसका 61 का? इंटायर इंटायर होगा। इंटायर लग रहा है मुझे तो। 61 में क्या होगा? इंटायर होगा। आंसर में क्या है वैसे? इंटायर ही है। अच्छा तो कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, मैं वो रिकॉर्डिंग अपलोड करने लग गया था क्योंकि देर हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा हो गया था भैया। तो क्या लिखा हुआ है? एनी प्लांट मशीनरी इज रिलेशन टू विच अ डेप्रिसिएशन और डिडक्शन हैज बीन अलाउडेड अंडर द अनदर सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस फॉर द डेश एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट इज अ टैक्स एंड विद एसेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा था? प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड बाय द इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट एरियाज, ठीक है, owned and managed by the company shall be allowed first year allowance in the lieu of initial allowance under the section। कौन सेक्शन में लिखा हुआ था ये बात? सेक्शन 23 में। ये जरा दिखाना ऊपर पूरा वाला सवाल। हमने बात पढ़ी थी देखने कि में लगा। इंडस्ट्रियल कनेक्शन में अगर आप दे रहे हो तो कितना परसेंट रेट लगता है उस पर? 90% का क्या होता है? आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ होता है। तो ये बात लिखी थी सेक्शन नंबर 23A के अंदर, मीन्स 23। ये कौन सा था, मतलब कि क्या नाम है, कौन सा सेक्शन, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स? नहीं नहीं, इनकम टैक्स की बात कर रहा है। इनकम टैक्स में बात पढ़ी होगी, मैं दिखा देता हूँ। क्या नहीं है? इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर ये रहा। फर्स्ट ईयर अलाउंस में लिखा हुआ था कि प्लांट मशीनरी इंस्टॉल्ड बाय द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप इन द स्पेसिफाइड रूरल और अनडेवलपमेंट एरियाज। कितना परसेंट अलाउ होता है इन लोगों को? 90% अलाउ होता है कॉस्ट का फर्स्ट ईयर में। ठीक है भाई। और अगर एक्सीलरेटेड डेप्रिस कॉस्ट का 90% अलाउ, मतलब ये समझा नहीं। मतलब फर्स्ट ईयर में आप कॉस्ट का 90% माइनस कर दो बस, मतलब उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। अच्छा सही। बाकी पे जो और बाकी का 10% है जो नेक्स्ट बचेगा ईयर। उसको डेप्रिशिएट करो नॉर्मल तरीके से। अच्छा। ठीक है। अच्छा, engage in the manufacturing of circular mobile phones while qualifying for the exemption of under second schedule। ठीक है। और बाकी दूसरा कौन था? 32B क्या था हमारे पास? accelerated depreciation to alternate energy projects। इसको भी कितना अलाउ है? 90% का। तो चलते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा हमारा 23 सेक्शन था और 90% क्या हम लोगों को अलाउ करता है? ये बात भी लिखी हुई है पार्ट 232B के अंदर। फिर उसके बाद वेयर एंड इंटेंजिबल इज यूज्ड इन अ टैक्स ईयर partly in driving income from the business chargeable to tax and dash for another. The deduction allowed it under the section for that year shall be restricted for the fair proportional part of the amount that would be allowed if that intangible were wholly used to drive income from the business chargeable to tax, fully on lease, partly, and none of these। फुली तो नहीं, मुझे इसका बिल्कुल समझ नहीं आ रही है भाई बात। ये बोल रहा है, मैं इसको वैसे बताता हूँ। एक बहुत इंटेंजिबल फुल एसेट स्टेटमेंट। आपके पास, इंटेंजिबल एसेट में आप दो जगह यूज कर रहे हो, बिजनेस में भी यूज कर रहे हो और नॉन बिजनेस भी यूज कर रहे हो। ठीक है। तो उसकी अमोर्टाइजेशन वगैरह क्या करूंगा? मतलब जो उसको कॉस्ट जो लूंगा क्या करूंगा? अलग अलग करके लूँ, पार्टली लूँ या फुली डेप्रिशिएट करूँ? पार्टली। पार्टली होगा इसका। ठीक है भाई, तो इसका क्या होगा? पार्टली होगा। देन उसके बाद the total deduction allowed to a person under the section in the current tax year and the dash of tax year in the respect of intangible shall be not exceed the cost of the intangible recent preceding next year, none of these। The total deduction allowed to a person under the section in the current tax year and the all dash
टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल शेल नॉट एक्सीड द कॉस्ट। अच्छा, लास्ट जितने भी जो होंगे, लास्ट जितने भी टैक्स ईयर होंगे उनके हिसाब से क्या हो, इंटेंजिबल की कॉस्ट कभी भी कॉस्ट से ऊपर ना हो, तो क्या होगा, प्रीसीडिंग। फिर उसके बाद प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड डैश commencement of the business before after या at a time ये none of these। कब होता है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, कब करते हैं हम लोग, काम होने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वर्क। बिफोर द वर्क। डन है। फिर 66 का बिल्कुल बिफोर। then scientific research institute means any institute certified by the board as conduction scientific research dash in Pakistan out of in या none of these। तो हमने इन पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान। ठीक है, वैसे आउट ऑफ नहीं हो सकता इसका। आउट ऑफ नहीं होगा, ये रिडक्शन तौर पर दे रहा है, आपको अलाउ कर रहा है। अच्छा, सेक्शन था कौन सा साइंटिफिक रिसर्च का, साइंटिफिक रिसर्च का हमारे पास सेक्शन था, हमारे पास 24 20 24 25 ऐसे था। नहीं, 24 था आई थिंक। मैं बता 24 तो प्री कमेंसमेंट का था, 25 है ये। 25 25 नहीं होगा, 26 है हाँ देख लो इसमें। सेक्शन 26। 25 कौन सा था प्री कमेंसमेंट का? 25 हाँ भाई हमारे पास सेक्शन हम 18 कौन सा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का, 19 है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस का, 20 है स्पेकुलेशन, डिडक्शन का, 21 डिडक्शन अलाउड का, डिडक्शन का, नॉट नॉट डिडक्शन, अलाउड का, 22 है बात डेप्रिसिएशन का, 23 है मेरे डेप्रिसिएशन, पास 23 इनिशियल अलाउंसेस, वगैरह वो किसका है, इनिशियल अलाउंस। अलाउंसेस का, 24 जो है मेरे पास वो है इंटेंजिबल का, 25 हाँ है इंटेंजिबल, सही। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, 26 है मेरे पास साइंटिफिक एंड रिसर्च वगैरह का, सही सही सही। 27 आई थिंक किसका है, 28 है प्रॉफिट ऑन डेट का, आई थिंक सो 28 है प्रॉफिट ऑन डेट का, 27 है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी, 28 है हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट का, प्रॉफिट ऑन डेट का, 29 था मेरे पास बैड डेट का। ठीक है भाई, थोड़ा सा रिवाइज भी होगा। साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग रिसर्च का किसका था, 27, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फॉर द टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, किस पे कैलकुलेट होती है डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पस के लिए, स्ट्रेट लाइन दोनों में होती है ना वैसे। नहीं होती है, डब्ल्यू होती है। अप एंड डाउन। अच्छा वो उल्टी करके जैसे हम लिखते थे वैल्यूज, क्लास में पढ़ी थी। लिखते थे, मींस स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, नहीं मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करते थे हर साल। हाँ जैसे अगर स्ट्रेट लाइन का मतलब, चलो स्ट्रेट लाइन वही का वैसे। 10,000 की कॉस्ट है, 10 साल की लाइफ है, तो हर साल क्या होगी, हर साल 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगी, हाँ मीन कॉस्ट पे आप रेट हाँ लगाओगे। लेकिन यहाँ क्या वही मैं होता है, उल्टी कह रहा हूँ। 1,000 माइनस दस अप हजार एंड डाउन। किया 90,000, 90,000 का लगाओ टैक्स, तो ये बचा सही। 81,000 बचे होंगे, इस पे रेट लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। अप एंड डाउन। ठीक है भाई, डब्ल्यू पे रेट। हम्म। फिर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या नन ऑफ द अबव। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज हम लोग नहीं लेते, वो लेते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं लेते। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड। स्ट्रक्चरल इसको थोड़ा सा समझाना। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट क्या होती है, मतलब किस चीज को रेफर कर रहा है? आप क्या समझते एग्जाम्पल के साथ रहा। हो? हम्म। एक सेकंड,
यहाँ पे लिखा हुआ है नेट पे कि a structural improvement is any permanent improvement made to your property that is not is restrict for the decoration purpose. तो डेकोरेशन पर्पस के लिए क्या होगी, कॉस्ट ऑफ द लैंड जो होगी वो नहीं ली जाएगी, इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। इसको चेक कर लेंगे दोबारा से, तो मेरे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि देख लो। हाँ 1 मिनट हो गया। देख लो, वही बता देना, जरूरत नहीं होना। उसके बाद है हमारे पास 70 पढ़ते हैं पहले। इनिशियल अलाउंस ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट इज अलाउड इफ द एसेट इज ऑलरेडी यूज इन पाकिस्तान, कभी नहीं। द इफ द एसेट इज ऑलरेडी यूज इन पाकिस्तान, ये हो सकता है। इफ द एसेट इज नॉट बिलो द 5, तो क्या होगा हमारे पास, बी होगा। तो पाकिस्तान में कभी यूज नहीं हो, उस पर क्या मिलेगी, इनिशियल अलाउंस मिलेगा। सही। ठीक है, अब वाला पढ़ लेते हैं। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, द एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डैश शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या होगी कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये बात 1 मिनट पढ़ लेना। वेयर द कंसिडरेशन इज टेबल द डिस्पोजल ऑफ मूव कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द रिटर्न डाउन सही। नहीं, हमें ऊपर भी पढ़ा नहीं, दोबारा रिपीट हुआ है। हाँ हाँ कॉस्ट, जो बिल्डिंग की वैल्यू जो ज्यादा हो जाए, जितने में हमें हाँ हाँ क्या लेंगे, जो वो एसेट, वो हमने वहाँ पे एसेट की बात थी, यहाँ पे बिल्डिंग लिखा है तो एक ही बात है। नहीं, वहां भी देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ था। अच्छा बिल्डिंग तो मैं बोल रहा हूँ खाली, वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो उसकी क्या चीज लेंगे, कंसिडरेशन रिसीव लेंगे एज अ कॉस्ट, जब सेल कर करेंगे। फिर उसके बाद वेयर वन इज एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, विच वन इज द एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पेइंग फॉर हायर, फर्नीचर इंक्लूडिंग फिक्सचर प्लांट मशीनरी ऑलरेडी यूज्ड इन पाकिस्तान। सी तो नहीं है, सी तो कभी भी नहीं होगा, डी सी नहीं है फिर डी भी नहीं तो है। फर्नीचर फिर ए लग रहा है मुझे। ए लग रहा है, मुझे भी ए लग रहा ए है। सही है। फर्नीचर पे तो नहीं होती ना डिप्रिसिएशन वैसे। डेप्रिशिएबल चेयर कुर्सी टेबल। होती है। हम्म विच वन इज एलिजिबल फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, आई थिंक सभी हो सकते हैं ना, हमें इनिशियल समझ। तभी हो सकते हैं बट वो ऑलरेडी यूज्ड इन पाकिस्तान प्लांट एंड मशीनरी। ऑलरेडी यूज इन पाकिस्तान है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो सकती है ना, इनिशियल अलाउंस तो मिलेगा। हम्म इसका आंसर जो 71 का जो है वो है आ रहा है ए। तो मैं समझ, तो मुझे ये आंसर ए वही बात है। लगा, तो ये बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज होगा। वैसे ये फर्नीचर अगर कोई फिक्स, ये फर्नीचर इंक्लूडिंग फिक्सचर मतलब के डैमेज हो जाता है फिर फिक्स करवाना फिर उसकी, फिर ये भी डिप्रिसिएशन में आएंगी। क्या बोल रहे हो, दोबारा बताना। ये फर्नीचर सेकंड पॉइंट जो लगा फर्नीचर इंक्लूडिंग फिक्सचर, हम्म। मतलब कि अगर फर्नीचर है उसमें कोई जैसे कि टेबल है टूट गई तो फिर उसको फिक्स करवाना है या ऐसी कोई चीज, नहीं तो नहीं, उसकी वैल्यू बढ़, पिक्चर से मुराद ऐसी होता है कोई चीज विंडोज, क्या गेट्स, होता है। डोर, फिक्स होते हैं ना ये सब चीजें, लकड़ी की चीजें होती हैं, हाँ तो ये फिक्सर होते हैं। हाँ अच्छा। फर्नीचर, फिर फर्नीचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्नीचर मतलब जैसे अलमारी हो गया, कबर्ड हो गया, टेबल हो गई, ये फर्नीचर है। फर्नीचर के अंदर ही फिक्सर आते हैं ना, फिर उसमें भी डिप्रिसिएशन होती है क्या। उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। अच्छा। और ऑफिस सप्लीज जो होती हैं उसमें होती है क्या किस पे, ऑफिस। सप्लीज, जैसे कि ऑफिस में चीजें छोटी मोटी चीजें जैसे कि फ्रांसिस वगैरह क्या नाम है होती है। मार्कर, इंक मार्कर ये वो, नहीं नहीं नहीं, या उसमें फिर बोर्ड। नहीं नहीं, उनको हम हाथ क्या क्या कर देते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अच्छा। और जैसे कि बोर्ड वगैरह वो भी फर्नीचर में आएगा। और बोर्ड फर्नीचर में आएगा, क्योंकि बोर्ड की लाइफ देखो 1 साल से ऊपर होती है ना, हम्म तो वो और ये कंप्यूटर वगैरह किस में आते हैं, कंप्यूटर से और बाकी चीजें ये।
ये डेप्रिशिएबल एसेट में। डेप्रिसिएशन ये भी आता है, सही। देखिए इसका रेट बताया हुआ भी हम लोग को 30% का, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। है ना। तो इसका 30% हम लोग इसलिए सही। लेते हैं क्योंकि 30% ज्यादा से ज्यादा डेप्रिशिएट करो, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ज्यादा कोई होगी। सही। यार एलिजिबल डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट की बात करो तो सारे सारे डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन बोला विच वन इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, तो एलिजिबल वाली बात कहाँ लिखी हुई थी हमारे पास, इनिशियल अलाउंस में लिखी हुई थी शायद। हिसाब से ए भी हो सकता है, चेक लेकिन कर। मुझे डी लग रहा है फिलहाल। एलिजिबल की बात को देख के लग रहा है कि इनिशियल अलाउंस वाली बात हो रही है, वैसे तो सब चीजें हो सकती हैं, तो ऑल ऑफ वो दीज। पैराग्राफ निकाल के देख लो, मे भी उसमें थोड़ा सा वाजे हो। ऑर्डिनेंस से देखते हैं, ऑर्डिनेंस ये हो रहा है आपको नहीं हो रहा। 22 सेक्शन 22 में होगा, ठीक है। या 23 में इनिशियल अलाउंस में। यहाँ डेप्रिशिएबल एसेट की बात कर रहा था, मीन्स आप बस ए ले लो, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पेइंग फॉर आया है, तो ये सेम सवाल तो आएगा नहीं बिल्कुल पेपर में, तो इसको हम ए भी कंसिडर कर, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अमोर्टाइजेशन इज अलाउडेड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल पे इंटेंजिबल। डी। हाँ हाँ, और डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे होती है ना। बिल्कुल। तो अच्छा वे, स्क्रीन तो शेयर कर दो। क्या चीज, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन तो शेयर कर। सॉरी, आ रही है अब? हाँ अब आ गई। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वेयर अ पर्सन डिस्पोज आर इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन देन द डैश इन द एयर shall not be allowed. Where a person dispose of intangible asset amortization, then dash in the year shall not be allowed. टोटल नंबर ऑफ मंथ्स पी। Where a person dispose of intangible, अगर डिस्पोज कर रहा है बंदा, डिस्पोज कर रहा है इंटेंजिबल एसेट को, तो जिस साल बेच रहा है उस साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। डी मतलब सही। Pre-investment expenditure are deductible allowance, undeductible allowance, deductible only 40% of the cost, in none of these. प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टेबल अलाउंस, नन ऑफ दिस। सिर्फ 20% अलाउ है ना डिडक्ट करना। डिडक्टेबल अलाउंस का 20 सेक्शन में था, और नॉन अनडिडक्टेबल अलाउंस का 21 में। अच्छा, और ये स्पेसिफिक थे। 25, हाँ ये तो 25 है। Which one is not the scientific research expenditure for the scientific research institution? Acquisition for the any depreciable asset, immovable property या नन immovable ऑफ द अबव। asset या none of the above. तो D। फिर उसके बाद है मेरे पास a person shall be allowed a deduction for a capital expenditure incurred in respect of dash paid to the education institution, capital expenditure, ठीक है। Paid to the education institution, paid to the institute in Pakistan established for the training of industrial worker recognized, paid for the training of आर लग रहा है मुझे। citizen of Pakistan। और कौन सा Paid for है training of being the citizen of। डी। हाँ मुझे यही लग रहा है, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन है तीनों। उसके बाद a person shall be allowed a deduction dash of the amount transfer of participatory reserve। पार्टिसिपेटरी रिजर्व्स है। कितना परसेंट अलाउ है? ना
A company shall Not exceeding deduction 5 amount transferred to the participatory reserve. 5%, नहीं पता इसका ना। ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, नॉट एक्सीडिंग 5%, डी। A person 5% है। shall be allowed a deduction not exceeding 5% of the amount transferred to the पार्टिस participatory funds. चलो तो क्या चला गया। ठीक है, याद कर लेंगे हम लोग पार्टिसिपेटरी फंड्स। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ये चेक कर लो। डी काफी है। तो यहाँ पे रखते हैं बात हम लोग।